24 सितंबर 2002 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, शाम 4 बजे। गर्मी और शोर से भरे इस स्टेशन पे बरेली से आई ट्रेन में से दो संदिग्ध नौजवान उतरते हैं। इनके कंधे पे बड़े बैग टंगे हुए हैं और ये नजरें चुराते हुए बड़ी हफरा तफरी में स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही ये 2234 नंबर की व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ से ये एम्बेसडर गाड़ी बड़ी तेजी से अपने काले कारनामे पूरे करने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है। दरअसल ये दोनों नौजवान लश्कर-ए-तायबा के आतंकवादी हैं और आज ये ऐसा अटैक करने वाले हैं जिसके झटके की लहरें सीधा दिल्ली जाके रुकेंगी। और जब तक दिल्ली सरकार इस अटैक से निपटने का फैसला लेगी तब तक पता नहीं आज कितने मासूम लोग मौत की नींद सो चुके होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये आतंकवादी एक एक कर दर्जनों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर कैसे हमारी एनएसजी सारी मुश्किलों को पार करते हुए इन आतंकवादियों को मौत का कोहराम मचाने से रोकेगी। अक्षरधाम टेम्पल, शाम 4:45। अपनी अनोखी कलाकृति और बागानों के लिए मशहूर अक्षरधाम टेम्पल में आज दिल लुभाने वाला माहौल है। बहुत सारे श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना लगा हुआ है। इन्हीं सब के बीच आज 7 साल के दो जुड़वा भाई अपने दादा और दादी के साथ मंदिर में आयोजित मशहूर लाइट शो देखने आए हैं। कुछ लोग मंदिर के मुख्य कक्ष में भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, कुछ बुक स्टॉल पे किताबें खोज रहे हैं तो कुछ ऑडिटोरियम में लाइट शो का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये शांति हजम नहीं होती है और तभी गेट नंबर 3 के सामने 2234 नंबर की एम्बेसडर गाड़ी रुकती है। इसके बाद वही दो नौजवान भी गाड़ी में से उतरते हैं। ये दोनों जिनके कंधों पे अभी भी बैग टंगे हुए हैं वो मंदिर परिसर में घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिक्योरिटी इन्हें बैग खोलने के लिए कहते हैं लेकिन ये बैग खोलने की जगह अचानक वापस मुड़ जाते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं और इन्हें दूर जाते देख रहे हैं। अचानक ये दोनों रुक जाते हैं और अपने बैग जमीन पर रख उसमें से AK-47 निकालते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ जो इनकी पीठ की तरफ घूर के देख रहे होते हैं उन्हें ये दोनों लड़के हाथ में AK-47 पकड़े हुए उनकी तरफ मुड़ते दिखाई देते हैं। ये देख सिक्योरिटी स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पलके झपकते या मुंह से कुछ कहते उससे पहले ही ये दोनों टेररिस्ट नौजवान गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। तुरंत सिक्योरिटी स्टाफ के गेट के पास मौजूद लोगों को गोलियों से छन्नी करते हुए ये मंदिर परिसर में घुस जाते हैं। दोस्तों, अब शुरुआत होती है उस खौफनाक रात की जिसमें किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये जल्लाद टेररिस्ट आज कितने निहत्थे लोगों की जान लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट मंदिर के नक्शे पे नजर डाल लेते हैं। 23 एकड़ में फैले हुए मंदिर परिसर के चारों तरफ 7 फीट ऊंची दीवार है और आतंकवादी जिस गेट से घुसे हैं वहां से एक सीधा फुटपाथ मुख्य कक्ष तक जाता है। फुटपाथ के दोनों तरफ बगीचे हैं और मेन गेट से थोड़ा दूर फुटपाथ के लेफ्ट साइड पे एक बुक स्टॉल है और उससे थोड़ी दूर मुख्य कक्ष के लेफ्ट में ही एक ऑडिटोरियम 1 है। इसके अलावा मुख्य कक्ष के राइट साइड पे ऑडिटोरियम 2 और 3 भी हैं। इधर आतंकवादी मंदिर परिसर में घुस चुके हैं और मंदिर के अंदर वो दोनों जुड़वा भाई अपने दादा दादी के साथ ऑडिटोरियम 1 में लाइट शो के लिए कुर्सी पे बैठ चुके हैं और ऑडिटोरियम के बाहर ये आतंकवादी जानवरों की तरह लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। मुख्य कक्ष की तरफ बढ़ते हुए ये सबसे पहले बुक स्टॉल में मौजूद लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। और तो और एक बुजुर्ग महिला जो छोटी बच्ची के साथ पिलर के पास सिकुड़ के बैठी है, ये जल्लाद उन्हें भी नहीं बख्शते हैं। इस समय तक गोलियों की आवाज से लोग जहां हैं वहीं छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं और मुख्य कक्ष में मौजूद लोग फटाफट 15 फुट लंबे दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। आतंकवादियों को लोगों के साथ खून की होली खेलते अभी सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और इसी बीच मुख्य कक्ष में मौजूद पुजारी पुलिस को फोन कर देते हैं। ये खबर लीक होते ही मानो पूरे गुजरात में तहलका मच जाता है और तुरंत गुजरात पुलिस और BSF के कमांडोज मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ये सुनने में एक अच्छी खबर लग रही है
लेकिन आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों से कई कदम आगे का सोच के आए हैं, इसलिए अब वो ऐसा कदम चलते हैं जिसे संभालने के लिए खुद एनएसजी की जरूरत पड़ेगी। मुख्य कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण आतंकवादी ऑडिटोरियम 1 में घुस जाते हैं। गुजरात पुलिस और बीएसएफ के कमांडोज के आने से मंदिर के बाहर खड़े लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल आतंकवादी कुछ ऐसा करते हैं जो इन कमांडोज का भी दिल दहला के रख देता है। अचानक मंदिर से लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके अगले ही पल लोगों की चीखों के साथ गोलियों की आवाज भी। दरअसल आतंकवादियों ने ऑडिटोरियम 1 में अंधेरा होने के कारण वहां घुसते ही मौजूद लोगों पे आंख बंद करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ लोग इन गोलियों का शिकार हुए तो कुछ लोग अंधेरे के कारण बच भी गए, लेकिन बदकिस्मती से उस 7 साल के बच्चे ने अपने जुड़वा भाई और दादा दादी तीनों को इस समय तक खो दिया था। ये चीखें सुन गुजरात पुलिस समझ चुकी थी कि अब यह मामला हाथ से निकल गया है और इसलिए उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी तुरंत डिप्टी पीएम लाल कृष्णा आडवाणी को फोन मिला के गुजरात में एनएसजी भेजने का आग्रह करते हैं। 5:15 मानेसर, हरियाणा। मेजर जोशी पसीने से लथपथ अभी फुटबॉल खेल के आए थे और जूस का गिलास पीने लगते हैं, तभी उनके घर पे रखा रेडियो सेट और मोबाइल दोनों एक साथ बजने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं और खुद फोन उठाते हैं। इधर वो टीवी में खून से लथपथ लोगों को देखते हैं और उधर फोन पे उनके सीनियर उन्हें निकलने का ऑर्डर दे देते हैं। मेजर जोशी और एनएसजी के करीब 60 कमांडोज अब पलम एयर बेस पहुंचते हैं और यहां से अक्षरधाम टेम्पल के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर आतंकवादी ऑडिटोरियम 1 में मौत का कोहराम मचाने के बाद मुख्य कक्ष के राइट में बने ऑडिटोरियम 2 में घुस जाते हैं, जो असल में खाली है। लेकिन फिर भी आतंकवादी एक ऐसा जाल बिछाने में कामयाब हो जाते हैं जिसके सामने पूरी गुजरात पुलिस को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। 7:30। काफी देर कोई हलचल ना होने के कारण पुलिस के कमांडोज अंदर घुसना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बुक स्टॉल और फिर ऑडिटोरियम 1 में जिंदा बचे लोगों को बाहर निकालते हैं। इस समय तक मंदिर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर भी लिया है। देखने में लगता है कि जैसे आतंकवादी ऑडिटोरियम 2 में सिमट के रह गए हैं और मंदिर का काफी सारा हिस्सा छुड़ाया जा चुका है। लेकिन अचानक सभी के अंदाजों को एक झटके में चूर करते हुए आतंकवादी ऑडिटोरियम 2 से बाहर निकल फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस बार निशाना और कोई नहीं बल्कि कमांडोज खुद हैं। कमांडोज भी इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कई घंटों से निहत्थे लोगों को मारकर खुद को बहादुर समझने वाले इन आतंकवादियों का दिल भी थोड़ा सहम जाता है और ये डर के मारे फिर ऑडिटोरियम 2 में जाके छिप जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कमांडोज तुरंत मंदिर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। अब खेल ने करवट कमांडोज की तरफ कर ली है और आतंकवादियों को ये पीछे हटना आगे चल के बहुत भारी पड़ जाता है। रात 10:10 मंदिर के बाहर एडवांस्ड हथियारों से लेस एनएसजी कमांडोज का दस्ता पहुंच चुका है। मेजर जोशी आते ही बिना समय बर्बाद किए वहां मौजूद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ऑपरेशन की जिम्मेवारी ले लेते हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस पीछे हट जाती है और एनएसजी के स्नाइपर्स मंदिर के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। मंदिर के अंदर आतंकवादी अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद भारत के कमांडोज में इतना ही दम है और वो डर के हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। और इधर मेजर जोशी हर उस विकल्प से अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिससे जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए। रात 11:30। कई घंटे एनालिसिस करने के बाद अब मेजर जोशी अपने सबसे बेहतरीन कमांडोज के साथ आतंकवादियों का मौत का फरमान लेकर मंदिर परिसर में घुस जाते हैं। मेजर जोशी का प्लान है कि सुबह होने तक आतंकवादियों को उनकी जगह पे रोका जाए और सूरज की पहली किरण के साथ ही आतंकवादियों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया जाए। शायद कुदरत आतंकवादियों को मेजर जोशी से भी पहले अपने पास बुलाना चाहती है। मेजर जोशी और उनकी टीम अभी मंदिर परिसर में घुसी ही थी कि उन्हें पैरों की हलचल सुनाई देती है। पूरी टीम अपनी जगह पे रुक जाती है और कुछ समझने की कोशिश करती है कि तभी एक आतंकवादी भागता हुआ कमांडोज पे गोलियां चलाता हुआ मंदिर के गार्डन में जाके छुप जाता है। दरअसल ये आतंकवादी थोड़ी देर पहले ऑडिटोरियम 2 से निकल ऑडिटोरियम 3 में घुस गए थे और डरावनी बात यह है
कि ऑडिटोरियम 3 में करीब 80 लोग मौजूद हैं। ये एक आतंकवादी ऑडिटोरियम 3 के पास बने बाथरूम में था और इसे जब काले कपड़ों वाले यमदूत दिखे तो इसकी जान हलक से अटक जाती है। इसलिए अब ये अपनी जान बचाता भाग रहा है। मेजर जोशी और बाकी की टीम जो मंदिर परिसर में घुसी ही थी, उनके सामने एक छोटी सी दीवार है और आतंकवादी दीवार से करीब 50 मीटर दूर ऑडिटोरियम 2 की तरफ भागा था। मेजर जोशी ने अपने बड़ी सुरजन से कहा कि तुम कवर फायर करना और मैं दीवार से कूदकर आतंकवादी को शूट करूंगा। जैसे ही सुरजन फायर करने के लिए उठता है, उधर से आतंकवादी भी गोलियों की बौछार कर देता है। कुछ सेकंड बाद दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो जाती है। मेजर जोशी को लगता है वो आतंकवादी मर चुका है, जो कि सही भी है, लेकिन जब वो अपनी गर्दन घुमाते हैं तो एक गोली सुरजन को भी लगी हुई है। ये देख मेजर जोशी को झटका लगता है और वो तुरंत सुरजन को फर्स्ट एड देते हैं। सीपीआर के तुरंत बाद सुरजन को यहाँ से बाहर निकाल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मेजर जोशी अपने साथी को इतनी बुरी तरह जख्मी देख एक पल के लिए उदास होते हैं, लेकिन अंदर फंसे हॉस्टेजेस की तरफ देख वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उनका दूसरा साथी दुर्गा टोकता है, साहब आपकी गर्दन पे खून लगा है। ये सुन मेजर जोशी अपनी गर्दन पे हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि एक गोली उन्हें भी छू के निकल गई है। अब मजबूरन मेजर जोशी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वापस जाना पड़ता है। मंदिर परिसर से बाहर निकल मेजर जोशी को फर्स्ट एड दे दी जाती है और डॉक्टर कहता है, सर आपको काफी चोट आई है, आप अंदर नहीं जा सकते। सुबह 5 बजे। बेशक डॉक्टर ने मेजर जोशी को जाने से मना कर दिया हो, लेकिन हमारे भारत के वीर सपूत कहां अपनी फिक्र करते हैं और मेजर जोशी फर्स्ट एड मिलते ही तुरंत वापस अंदर चले जाते हैं। अब सिर्फ एक आतंकवादी बचा था और इसे मारना पहले जितना आसान बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे 80 लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है। आखिर ये आतंकवादी अभी ऑडिटोरियम 3 में सभी को हॉस्टेज जो बनाए बैठा था। मेजर जोशी अपने साथी दुर्गा के साथ ऑडिटोरियम 3 की छत पे चढ़ जाते हैं और बाकी सभी कमांडोज को पीछे हटने का ऑर्डर दे देते हैं। दरअसल मेजर जोशी समझ गए कि इस आतंकवादी का साथी मर चुका है और कुछ देर हलचल ना होने पे ये बाहर चेक करने जरूर आएगा। अब बस उस समय का इंतजार करना है। करीब 30 मिनट इंतजार करने के बाद मेजर जोशी को स्नाइपर से मैसेज मिलता है, सर वो बाहर आ गया है और आप नीचे उतरोगे तो बिल्कुल आपके लेफ्ट में है, लेकिन उसके साथ एक हॉस्टेज भी है। मेजर जोशी अब नीचे उतरने लगते हैं कि तभी स्नाइपर से एक और मैसेज आता है, सर वो वापस अंदर चला गया। ये सुन मेजर जोशी के चेहरे का भाव बदलता है, क्योंकि अब उन्हें फिर से इंतजार करना है, लेकिन इस बार इंतजार के साथ एक डर भी है, क्योंकि अब मेजर जोशी समझ गए कि ये दोबारा बाहर आएगा तो हॉस्टेज जरूर साथ लाएगा और अगर मेरी गोली हल्की सी भी इधर उधर हुई तो ये आतंकवादी तुरंत हॉस्टेज को मार देगा। इसी बात को ध्यान में रख के मेजर जोशी दुर्गा से कहते हैं, अगर मेरा निशाना चूक गया तो तुम इंतजार मत करना और अगले ही पल आतंकवादी पे गोली चला देना। ऐसा कह मेजर जोशी और दुर्गा एक दूसरे की तरफ भावुक होकर देखने लगते हैं कि तभी स्नाइपर से मैसेज आता है, सर वो इस बार एक बुजुर्ग औरत को बाहर लाया है और जैसे ही उतरोगे आपके बिल्कुल सामने होगा। मेजर जोशी तुरंत अपना हार्नेस टाइट कर अपने हाथ में पकड़े हुए बटन को दबाते हैं और एक झटके में नीचे उतर जाते हैं। आतंकवादी ऊपर से काले कपड़ों में अपनी मौत को देख हैरान हो जाता है और ट्रिगर दबाना तो दूर, उसे कुछ समझ भी नहीं आता। उससे पहले ही मेजर जोशी अपनी गन को उसकी तरफ करते हैं और सिर्फ एक शॉट लेते हैं जो सीधा इस आतंकवादी के सिर के आर पार हो जाता है। इस आतंकवादी की हर सांस किसी मासूम के लिए खतरा थी, इसलिए मेजर जोशी इसके सांस लेने से पहले ही इसकी सांसें बंद कर देते हैं। दोनों आतंकवादियों को खत्म कर मेजर जोशी की टीम सभी को बाहर निकालने लगती है, लेकिन इस अटैक ने करीब 33 लोगों की जान ले ली, जिसमें एनएसजी कमांडो सुरेश चंद यादव भी शहीद हुए थे और 80 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हुए। यहाँ तक कि कमांडो सुरजन 2 साल तक कोमा में रहने के बाद दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे भारत के वीर जो हमारी रातों की नींद तो महफूज रखते ही हैं, साथ ही अगर कोई हम भारतवासियों की तरफ आंख उठा के देखे तो उसे भी सबक सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं चाहता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए।
बाकी अगर आपको उरी अटैक की सिनेमैटिक वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। जय हिंद।